महाराष्ट्र में उठा सियासी तूफान कब थमेगा, अब यह सवाल हर किसी के जहन में है। क्योंकि महाराष्ट्र में 10 जून को राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव हुआ था और इसके बाद से ही राज्य का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग से ही ये पता चल गया था कि महाराष्ट्र की सियासत में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। और फिर 20 जून को एमएलसी चुनाव की वोटिंग के बाद अचानक से शिवसेना के 2.5 दर्जन विधायकों के सूरत चले जाने ने सारी तस्वीर ही साफ कर दी। और फिर करीब 2 हफ्ते तक चले सियासी ड्रामे के बाद महाराष्ट्र में सत्ता पलट हो गई। शिंदे सीएम बनाए गए और बीजेपी के साथ सरकार बना ली। उम्मीद थी कि अब शायद कुछ दिन की शांति होगी, लेकिन अब क्योंकि राज्य में बीजेपी भी सरकार में है तो शांति का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे में अब महाराष्ट्र में दूसरे मामलों ने हलचल मचा दी है और जहां पहले बीजेपी सिर्फ सत्ता छीनने की प्लानिंग कर रही थी, तो अब बीजेपी शिवसेना को ही कमजोर करने में लग गई है। और इसकी शुरुआत हो रही है उद्धव के करीबियों से, जिनमें एक नाम संजय राउत का भी है। तो क्यों बीजेपी के निशाने पर है संजय राउत? क्यों बीजेपी को चुभ रहे हैं राउत? राउत को निशाना बनाकर क्या है बीजेपी का प्लान? अब क्या हासिल करना चाहती है बीजेपी? इन सभी सवालों पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। तो आइए जानते हैं कि राउत को निशाने पर लेने के पीछे क्या है बीजेपी की साजिश। महाराष्ट्र की सियासत में क्यों हंगामा मच रहा है? अब ये हंगामा मचाकर बीजेपी क्या हासिल करना चाहती है? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन पर आगे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं अभी तक का घटनाक्रम क्या रहा है। तो आपको बता दें कि रविवार की सुबह 7 बजे सीआईएसएफ के जवानों के साथ अचानक से ईडी के अधिकारी संजय राउत के घर पहुंच गए और करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया। फिर हिरासत में करीब 8 घंटे तक पूछताछ करने के बाद राउत को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। राउत के खिलाफ ये कार्रवाई सालों पुराने पात्रा चौल मामले में हो रही है। इधर ईडी राउत पर शिकंजा कस रही है, तो उधर राउत के समर्थकों का बीजेपी और ईडी के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। इतना ही नहीं, अब विपक्ष भी राउत का समर्थन कर रहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने भी ईडी की इस कार्रवाई की निंदा की है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संजय राउत के परिवार से मिलने भी पहुंचे और उनकी मुलाकात की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रही। यानी इस लड़ाई में संजय राउत अकेले नहीं हैं, उन्हें पूरे विपक्ष का साथ मिल रहा है। और संजय राउत की यही मजबूती बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत है। अब सवाल यह है कि सत्ता हासिल करने के बाद भी बीजेपी शांत क्यों नहीं बैठ रही है? यानी बीजेपी अब क्या चाहती है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि संजय राउत ही बीजेपी के निशाने पर क्यों है? शिवसेना सांसद संजय राउत सुर्खियों में बने हुए हैं। हमेशा से बेबाक रहने वाले राउत के तेवर ईडी की गिरफ्त में पहुंचने के बाद से और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। और संजय राउत का ना झुकने और ना डरने वाला यही अंदाज बीजेपी की मुसीबत बना हुआ है। बता दें कि राउत को लंबे समय से बीजेपी निशाना बना रही थी, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव हुआ करते थे, ऐसे में बीजेपी की कोशिश नाकाम हो रही थी। ऐसे में जैसे ही उद्धव सरकार डगमगाई, जांच एजेंसी सीधा राउत के दरवाजे पहुंच गई। याद होगा, जब महाराष्ट्र में सत्ता पलट का खेल चल रहा था, उस समय संजय राउत ही थे जो बीजेपी का खेल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। राउत का ही दावा था कि लगभग 20 बागी विधायक उनके संपर्क में हैं। राउत के इस बयान ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी थी और संजय के घर समन पहुंच गया था। लेकिन संजय फिर भी नहीं डरे और उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि उन्हें भी बागियों के साथ जाने का ऑफर मिला था, लेकिन वो शिवसेना और उद्धव के साथ धोखा नहीं करना चाहते थे, इसलिए अब उन्हें ईडी के सहारे से डराया जा रहा है। हालांकि राउत ईडी के सामने पेश हुए और फिर मामला कुछ हल्का पड़ गया और अब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में अब सब कुछ बीजेपी के ही हाथ में है। तो अब बीजेपी डबल इंजन की सरकार होने का फायदा तो उठाएगी ही, और सत्ता पलट होने के बाद से संजय राउत लगातार बीजेपी और शिंदे गुट पर हमलावर भी हैं। ये भी एक बड़ा कारण है कि बीजेपी को वो खटक रहे हैं। इन सबके अलावा शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक और राज्यसभा सांसद संजय राउत शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के सबसे भरोसेमंद साथी हैं। उनका भाषण और उनके लेखन दोनों ही फायर ब्रांड है। अब बीजेपी को उनसे खासा दुश्मनी क्यों है, इसके लिए हमें 2019 चुनावों पर नजर डालनी होगी। तो आपको बता दें कि 2019 में शिवसेना ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तब से संजय राउत बीजेपी की आंख की किरकिरी बने हुए हैं।
इसकी वजह साफ है, क्योंकि संजय राउत ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बीजेपी के सामने से सत्ता का सिंहासन छीनकर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस जैसे 3 अलग अलग विचारधारा वाले दलों की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने के लिए उन्होंने उद्धव ठाकरे के निर्देश और शरद पवार की राजनीतिक चतुराई का जब अभूतपूर्व इस्तेमाल किया तो सारा महाराष्ट्र उनके इस करिश्मे को देखता रह गया था। उनके इस करिश्मे से सबसे ज्यादा आहत हुई थी बीजेपी। जिस सिंहासन पर बैठने का सपना देवेंद्र फडणवीस देख रहे थे, संजय राउत ने उस सिंहासन पर उद्धव ठाकरे को बैठा दिया था। उनके इस करिश्मे से जहां एक तरफ बीजेपी आहत थी, वहीं शिवसेना में उनके बढ़ते कद से शिवसेना के दूसरे नेता भी आहत थे। राउत के बढ़ते राजनीतिक ग्राफ ने उन्हें बीजेपी और शिवसेना के बागी नेताओं की आंख की किरकिरी बना दिया था। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना में उद्धव ठाकरे के कमजोर होते ही राउत पर कार्रवाई तय मानी जा रही थी और आखिरकार ऐसा हुआ भी। अब एक बड़ा सवाल कि बीजेपी को महाराष्ट्र की सत्ता चाहिए थी, वो तो उसको पहले ही मिल गई थी, तो अब भी बीजेपी में इतनी बेचैनी क्यों है? क्यों बीजेपी अब राउत की मुश्किलें बढ़ा रही है? तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करना बीजेपी का एक टारगेट था और दूसरा टारगेट है शिवसेना के अस्तित्व को खत्म करना, साथ ही आने वाले समय में होने वाले बीएमसी चुनाव। और संजय राउत बीजेपी के इन दोनों मंसूबों के कामयाब होने के रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं। यही कारण है कि बीजेपी अब राउत को ही निशाने पर ले रही है, जिससे शिवसेना पूरी तरह कमजोर हो जाए और इसका असर बीएमसी चुनावों पर पड़े। क्योंकि अभी हाल में कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वो जल्द से जल्द बीएमसी चुनाव की घोषणा करे। ऐसे में अब अचानक से ईडी की एंट्री होने से उद्धव गुट यहां उलझ जाएगा, जिसका फायदा बीजेपी उठाएगी। बीएमसी चुनाव जीतना उद्धव गुट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे पार्टी को राज्य में मजबूती मिले, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उद्धव को कमजोर करना बीजेपी के लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी संजय राउत के जरिए एक तीर से 2 निशाने लगा रही है। लेकिन उद्धव गुट जिस तरह से फॉर्म में नजर आ रहा है, वो बता रहा है कि बीजेपी इस बार कामयाब नहीं हो पाएगी। उद्धव का राउत के परिवार से मिलने जाना, राउत को विपक्ष का समर्थन मिलना और कल हिरासत में लिए जाने के दौरान राउत जिस अंदाज में नजर आए, ये सब बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती ही है। उद्धव ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा, एक दिन हमारा टाइम भी आएगा। वक्त हमेशा बदलता रहता है। जब हमारा वक्त आएगा तो सोचिए कि आपका क्या होगा। आज की राजनीति बल से चल रही है। भाजपा चाहती है कि राज्य में पार्टियां खत्म हो जाएं। अब महाराष्ट्र की जनता ही फैसला करेगी। सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर बल प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा विपक्ष का साथ भी शिवसेना को मजबूत बना रहा है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने इसे केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी की ओर से विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश बताया है। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने ईडी के छापों की निंदा करते हुए कहा, यह संसद के भीतर और बाहर विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास है। संसद के भीतर आप सांसदों को निलंबित कराते हैं और बाहर आप विपक्षी नेताओं को धमकाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं बीते दिन छापेमारी के बीच ही शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा था कि मैं कभी दबाव के आगे नहीं झुकूंगा, निडर होकर कार्रवाई का सामना करूंगा, ताकि महाराष्ट्र को पता चल जाएगा कि हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो बिना किसी डर के जांच एजेंसियों का सामना करते हैं। इससे अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत मिलेगी। मैं बाला साहेब की कसम खाता हूं, मेरा इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। राउत ने आगे कहा कि बाला साहेब ने हमें लड़ना सिखाया है और हम शिवसेना के लिए लड़ते रहेंगे। झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत के बाद भी मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा। अब संजय राउत के यही तेवर बीजेपी की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। इसलिए बीजेपी राउत को टारगेट कर शिवसेना को कमजोर करना चाहती है, लेकिन बीजेपी इसमें सफल हो पाएगी, ये थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।